पायल के बाबा शरद कैंसर के मरीज थे। इनके इलाज के लिए कमला कई घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। कमला सुबह से शाम काम ही किया करती थी, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। और रात को थकी हारी जब वो घर लौटती तो अपने घर का भी सारा काम किया करती थी। माँ, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। कमला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने लगी। जैसे जैसे कमला बोलती वैसे वैसे पायल किया करती थी। कुछ दिनों में पायल खुद ही खाना बनाने लगी। माँ, मैंने खाना बना लिया। अरे वाह, स्कूल से लौटकर तूने खाना भी बना लिया? हाँ माँ, होमवर्क भी हो गया और खाना भी बन गया। बहुत अच्छे। पायल ने अपने माँ पापा को खाना खिलाया। इस दिन पूरा परिवार खुश था। थोड़ी खुशी आई ही थी इनकी किस्मत में कि दुखों ने दस्तक दे दी। पायल के बाबा नहीं रहे। अब पायल की माँ और पायल अकेले पड़ गए थे। अब तक वो अपने बाबा की बीमारी ठीक करने के ख्याल से काम किया करते थे। अब बस तू ही मेरा परिवार है। मैं तेरी जिंदगी बेहतर कर सकूं, बस यही एक इच्छा है मेरी। कुछ समय बाद दोनों इस दुख से उबर गए। कमला फिर से काम पर जाने लगी। पायल स्कूल से लौटती और फिर स्कूल के बाद घर आकर सारा काम संभाल लेती। एक दिन की बात है, कमला थकी हारी घर लौटी। आज तो बहुत काम करना पड़ गया। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। माँ, क्या जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही रहेंगे? क्या जिंदगी भर तुम काम वाली का ही काम करोगी? नहीं पायल, जब तू बड़ी हो जाएगी, अच्छा जॉब करेगी, तब मुझे काम वाली का काम करने की क्या जरूरत है? नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी परिस्थिति बदल जाए। पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम तो छोटी बच्ची हो और मैं अनपढ़। माँ, हम दोनों कितना अच्छा फरसान बनाते हैं ना? क्यों ना हम फरसान बनाकर बेचें? ये इतना आसान नहीं है पायल। हमें फरसान बनाने के लिए मशीन की जरूरत होगी और वो बड़ी मशीन बहुत महंगी होती है। क्या हम सेकेंड हैंड मशीन नहीं ले सकते हैं? सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी हमें पैसे लगेंगे ना। तो ठीक है माँ, अब हम पैसे बचाएंगे और जल्दी ही नमकीन बनाने की मशीन खरीदेंगे। कमला हर महीने कुछ न कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करने लगी। कुछ महीनों बाद काफी सारे पैसे जमा हो गए। पायल ने गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। माँ, अब हमारे पास 8,000 रुपए हैं। मुझे लगता है इतने में सेकेंड हैंड नमकीन की मशीन तो आ ही जाएगी। हाँ, शायद। कल जाकर देखते हैं। अगले दिन पायल और कमला मार्केट पहुँचे और पुराने मशीन्स की दुकान ढूंढने लगे। वो लोग काफी देर तक ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई दुकान नहीं मिली। पायल, मुझे लगता है ऐसी कोई दुकान यहाँ है ही नहीं। थोड़ा और ढूंढते हैं ना माँ, मुझे यकीन है हमें नमकीन बनाने की मशीन जरूर मिलेगी। ठीक है। कमला और पायल यहाँ वहाँ देख रहे थे कि अचानक उनके सामने एक पुरानी मशीन की दुकान आ गई। अभी अभी तो ये दुकान यहाँ नहीं थी, अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? माँ, शायद हमने देखी ही नहीं होगी। जो भी हो, चलो ना अंदर चलते हैं। भैया, क्या आपके पास पुरानी नमकीन बनाने की मशीन है? हाँ है ना, आपको जो भी चाहिए हमारे पास मिलेगा। पर भाई, हमारे पास पैसे कम हैं। पैसों की चिंता ना कीजिए बहन जी, आपके पास जितने पैसे होंगे हम उतने पैसों में आपको मशीन दे देंगे। आइए, अंदर आइए। दुकानदार ने उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई। ये देखिए। ये तो बहुत महंगी लग रही है। बिल्कुल नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए। तो बस ये मशीन आपकी हुई। सच्ची? बिल्कुल। कमला और पायल मशीन लेकर घर आए और नमकीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक वो दोनों मेहनत करते रहे। अब सो जा पायल, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, बाकी कल करते हैं। ठीक है माँ। कमला और पायल दोनों सो गए और अचानक
आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। उस मशीन ने बहुत सारे अलग अलग फरसान के पैकेट्स बना दिए। जब कमला और पायल सुबह उठे तो सारा घर फरसान के पैकेट से भरा हुआ था। माँ, क्या तुमने रात में ये सब किया? नहीं, मुझे लगा कि तुमने किया होगा। वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये फरसान के पैकेट बनाए किसने, पर जो भी था उनकी मदद ही कर रहा था। अगली रात उन दोनों ने फिर से ढेर सारा नमकीन बनाने की तैयारी की और सो गए। इस रात भी मशीन अपने आप नमकीन बनाने लगी और पैक करने लगी, पर इस रात मशीन की आवाज से पायल की नींद खुल गई। पापा! पायल देखकर चौंक गई कि उसके बाबा की आत्मा नमकीन बना रही थी। कमला भी उठ गई। कमला और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वो आप थे जो हमारी मदद कर रहे थे। मैं जीते जी तो तुम दोनों पर बोझ बना रहा, अब मरने के बाद तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। पर पापा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। जादुई नमकीन की मशीन मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली और अब कमला काम वाली का काम नहीं करती थी। शायद इसलिए कहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि मरने के बाद भी उनका भला ही सोचते हैं। हाथी बाजार में 2 मोबाइल शॉप थी, जिसमें से एक पर विनोद और दूसरे पर अमर काम करता था। अमर ईमानदार था, पर विनोद लालची और अकड़ू था। अमर की दुकान सबकी मदद करने की आदत की वजह से बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन विनोद किसी की मदद नहीं करता था और सबसे झगड़ता था, इसलिए उसकी ग्राहकी कम होती थी। एक दिन की बात है। मोबाइल शॉप तो मेरी भी है, पर अमर की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। मेरे पास कम ग्राहक है, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसकी दुकान बंद करानी होगी। अगर उसका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान तो ठप हो जाएगी। विनोद अमर की दुकान बंद करने के लिए कुछ सोचता है और कुछ गुंडों से बात करता है। तुम सारे के सारे जाओ और अमर की दुकान को जलाकर राख कर दो। एक मोबाइल भी नहीं बचना चाहिए। खैर रुको, एक काम करो, सारे मोबाइल चुरा कर मुझे यहाँ पर देना और उसकी दुकान को आग लगा देना। गुंडे विनोद की बात को मानकर अमर की दुकान में आग लगाने के लिए चल पड़ते हैं। वो मौका पाकर मोबाइल चुरा लेते हैं और दुकान में आग लगा देते हैं। पर तभी एक आदमी भागा भागा जाता है और अमर को बताता है, अमर अमर, तुम्हारी दुकान में आग लगी है, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? आग कैसे लग गई मेरी दुकान में? ना जाना कैसे तुम्हारी दुकान में आग लगी है। मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने तुम्हारी दुकान से आग की लपटें निकलती हुई देखी और मैं भागकर तुम्हें बताने आ गया। अमर भागा भागा दुकान जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो दुकान सच में जली हुई होती है। दुकान में से धुआं निकल रहा होता है और यह देखकर वह रोने लगता है। अरे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी दुकान जलकर राख हो गई। मेरी जीवन भर की पूंजी सब जल गई। अब तो मैं सड़क पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो अब रोजी रोटी खाने का सहारा ही नहीं बचा है। वह माथा पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खड़े होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह उधेड़-बुन में लगा हुआ चल रहा था कि वह अब क्या करे। तभी उसे एक बुढ़िया आवाज देती है, बेटा रुको, बेटा रुक जाओ। अमर, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, तुम हमेशा सबकी मदद करते हो। माँ जी, ये सब कहने की बात है, मैं खुद ही टूट चुका हूँ, तो मैं दूसरों की मदद क्या करूँगा? बेटा, मेरी भी मदद कर दो ना। मेरा बेटा मुझसे रूठकर अपनी बीवी और बेटे को लेकर चला गया है। मेरा उससे एक बार बात करने का बहुत मन कर रहा है। तो माँ जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो अब मदद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ जलकर राख हो गया। बेटा, तेरे पास फोन है ना? ये नंबर मिला दे जरा, मैं एक बार अपने बेटे और पोते से बात कर लूं। मेरा मन बैठा जा रहा है।
ना जाने वो किस हाल में होगा। जी माँ जी, मैं अभी नंबर मिला देता हूँ। नंबर दीजिए। अमर नंबर मिला देता है और बुढ़िया उस फोन से अपने बेटे से बात करके सारे गिले शिकवे मिटा देती है और बुढ़िया का बेटा अपने परिवार सहित वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अमर बेटा, तूने मेरे बेटे से बात कराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब सब मेरे पास रहने के लिए आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। पर बेटा, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात है? तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। अमर अपनी सारी दुख भरी कहानी उस बुढ़िया को बता देता है। बेटा, मैं तेरी कोई मदद तो नहीं कर सकती, पर मैं अपने पोते के लिए ये खिलौना लेकर आई थी। पर मेरा पोता विदेश से आ रहा है। वो इस खिलौने से कहाँ खेलेगा भला? खिलौना? कैसा खिलौना? बेटा, ये खिलौना एक मशीन है। इसमें मिट्टी डालने पर यह मशीन मोबाइल बना देता है। इसमें मिट्टी डालो तो मोबाइल बनकर निकलता है। ये मेरे किसी काम का नहीं, तू ही इसे रख ले। अमर उसे ले आता है। अमर ऐसे ही उदास बैठा हुआ अपने फोन की दुकान के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उस खिलौने से खेलने लग जाता है। तो देखते ही देखते उसमें से मिट्टी के खिलौने की मशीन असली मोबाइल निकालना शुरू कर देती है। अरे, मैंने तो मिट्टी डाली थी, पर इसमें मिट्टी का मोबाइल ना बनकर असली मोबाइल कैसे आ रहा है? कहीं ये कोई जादुई मोबाइल की मशीन तो नहीं? वह जादुई खिलौने वाली मशीन को लेकर भागा भागा बुढ़िया के पास जाता है। माँ जी, ये मशीन तो जादुई है। इसमें से मिट्टी डालने पर मोबाइल अपने आप बाहर निकल रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैंने तो ये मशीन तुम्हें यूं ही दे दी थी, और अगर इसमें से मोबाइल निकल रहे हैं तो ये तुम्हारे नसीब के हैं। इसको भगवान की मर्जी जानकर अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करो और सबकी मदद करो। अमर उस मशीन की सहायता से दोबारा से मोबाइल की दुकान खोल लेता है और जब उसे जरूरत होती है तो वह उस जादुई मशीन से मोबाइल बना लेता है। अमर उस जादुई मशीन के मोबाइलों से वो सबकी मदद करता था। आज तुमने अपने व्यवहार के बलबूते पर फिर से अपनी नई दुकान खोली है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मोबाइल शॉप तो बहुत हैं, पर जो तुम्हारे मोबाइल में बात है वो और कहीं नहीं। भाई, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है जो आज मैंने दोबारा मोबाइल शॉप खोली है। नहीं तो मेरी दुकान तो जलकर राख हो गई थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। तुमने हमेशा लोगों की मदद की, आज इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की है। सही कह रहे हो भाई। भगवान इसी तरह मुझे दूसरों की मदद करने लायक बनाए रखे और मैं सदा सबकी यूं ही मदद करता रहूं। वो सबकी मदद करता था और उस मोबाइल से जो पैसे आते थे उससे वृद्धाश्रम, स्कूल और अस्पताल भी खोलता था, जिससे गरीबों की सहायता भी कर सके। अब अमर अपने मदद करने के गुण से सभी का चहेता बन जाता है और सब उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई, कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी।
अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए, अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो, पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जाजा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात यह है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई।
अरे तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।